हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चंस कवर कर रहे थे दोस्तों। और दोस्तों अभी तक हम लोगों की काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, काफ़ी चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। और उसकी वीडियोस आपको देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियोस एक एक करके नंबर वाइज डाल दी है, तो आप लोग जाके उसमें स्टार्टिंग से वीडियोस दोस्तों देख सकते हैं। और दोस्तों काफ़ी लोग ये पूछते हैं कमेंट करके कि मैम ये कौन सी बुक है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है और ये उसका वॉल्यूम फर्स्ट है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये इसमें अनिवार्य प्रश्न पत्र व्याख्या सहित दिए गए हैं। ये यूजीसी नेट की है, ये वॉल्यूम फर्स्ट है। इसके बाद एक वॉल्यूम सेकंड भी है, तो पहले हम लोग ये बुक कवर करेंगे, उसके बाद वो भी बुक कवर कर लेंगे। और जो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, 10 जून से हमारे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तब तक हम लोग सारा सिलेबस अच्छे से कवर कर लेंगे। और दोस्तों आप लोगों ने जो वीडियोस को अपना प्यार दिया है और अपना सपोर्ट दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। और अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने इसका जो पहला चैप्टर है, शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड, इसको अच्छे से पूरा कवर कर लिया था दोस्तों। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको भागों में डिवाइड किया गया है, और उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको उपभागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों कॉम्प्रीहेंशन हम लोगों ने लास्ट के लिए रखा हुआ है। इसमें सिर्फ एक पैसेज दिया जाता है, यानी कि गद्यांश जैसा, और उससे हमें 5 क्वेश्चंस उसी से करने होते हैं समझ के। तो इसकी प्रैक्टिस हम लोग लास्ट मोमेंट पे करेंगे दोस्तों। और ये जो मैथ और रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इनको समझाने के लिए मैं तब तक कुछ अच्छी वीडियोस बनाने के लिए कुछ और प्रयास करूँगी। और दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है वो है इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक चैप्टर आते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे चैप्टर्स हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। एक एक टॉपिक उसकी कवर करेंगे दोस्तों। जैसे कि इम्पॉर्टेंट सम्मेलन हो गए, प्रोटोकॉल समझौता, सौर संधि, रियो सम्मेलन, और पर्यावरण से रिलेटेड दिन दिवस, और जितने भी अधिनियम आ चुके हैं अभी तक, वो सारी चीज़ें लाइक प्रदूषण, ये सब कुछ हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। और इनसे अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें ये भी अच्छे से समझ में आ जाता है, और अब वो चैप्टर हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NOx के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उत्पत्ति खनिज तेलों व कोयले के जलाने से होती है। मनुष्य के शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के अधिक सांद्रण के कारण वह कई रोगों से ग्रसित हो जाता है, जैसे मसूड़ों में सूजन, रक्तस्राव, निमोनिया, फेफड़े का कैंसर इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 मीथेन गैस से प्रमुख वायु प्रदूषक है, जो प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक दोनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC केवल औद्योगिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। यह प्रमुख रूप से प्रशीतक यानी कि एयर कंडीशनर, स्प्रेकेंस, फोम, अग्निशामक तथा प्रसाधन सामग्री आदि से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव की क्रियाविधि को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से दर्शाता है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। पृथ्वी की सतह से अवरक्त विकिरण को वायुमंडल में गैसें अवशोषित करते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य से ऊर्जा के रूप में प्राप्त अवरक्त किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं, तो पृथ्वी की सतह से विक्षेपित ये किरणें अंतरिक्ष में ना जाकर पूर्व ही वायुमंडल में गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में इन विकिरणों की अधिकता से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और ये मानव पर्यावरण को क्षति पहुंचाती हैं। अगला क्वेश्चन है, तटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के भीतरी क्षेत्रों में तापक्रम की वार्षिक सीमा अधिक होती है, इसका या इसकी क्या कारण है। तो दोस्तों नंबर 1 है इसमें भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। नंबर 2 है महाद्वीपों और महासागरों की तुंगता
में विभेद, और नंबर 3 है भीतरी क्षेत्र में तेज हवा की उपस्थिति, और नंबर 4 है तटवर्ती क्षेत्र की तुलना में भीतरी क्षेत्र में भारी वर्षा। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि केवल 1। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। जल की विशिष्ट ऊष्मा स्थल की अपेक्षा जलीय सतह पर अधिक होती है, अतः जलीय सतह स्थलों की अपेक्षा गर्म व ठंडे होने की प्रक्रिया मंद गति से होती है। समुद्री तट के समीप स्थित स्थानों पर सर्दी व गर्मी का प्रभाव नगण्य होता है, किंतु समुद्री तट से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है समकारी तापमान के प्रभाव में कमी आती है। इसका प्रमुख कारण भूमि और जल के बीच तापीय अंतर है। यही कारण है कि तटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के भीतरी क्षेत्रों में तापक्रम की वार्षिक सीमा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें अभिकथन और कारण दिया गया है। तो सबसे पहले अभिकथन देख लेते हैं। पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन कभी भी अपवर्जी नहीं होते, और इसका कारण दिया गया है पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन एक ही स्पेक्ट्रम के विपरीत उद्देश्य हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए गलत है किंतु आर इसका सही है। पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन कभी भी अपवर्जी नहीं होते हैं, यह अभिकथन ए गलत है, क्योंकि पर्यावरण का सीधा असर सामाजिक प्रभाव होता है। पर्यावरण और समाज अंतर संबंधित हैं, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जबकि पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन का एक ही स्पेक्ट्रम के विपरीत उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पर्यावरण पर सकारात्मक मानव प्रभाव है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो मतलब जिनके लिए कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये पूछा गया है कि कौन सी चीज़ है जो सकारात्मक मानव प्रभाव पर्यावरण पर डालते हैं। तो सिंपल सी बात है, वनों की कटाई तो सकारात्मक नहीं है, अत्यधिक आबादी भी नहीं है, प्रदूषण भी नहीं है। चौथा ऑप्शन ही हमें पॉजिटिव लग रहा है, संरक्षण, तो यही ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। वनों की कटाई, अत्यधिक आबादी तथा प्रदूषण पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कारक हैं। इनसे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि संरक्षण पर्यावरण पर सकारात्मक मानव प्रभाव है, क्योंकि संरक्षण के अंतर्गत पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई को रोकना, खनिजों के अत्यधिक दोहन को रोकना तथा प्रजातियों की विभिन्नता को बनाए रखना इत्यादि आता है, जिसके द्वारा हमारे पर्यावरण की व्यवस्था सही ढंग से संचालित होगी, जो कि मानव समुदाय के लिए अत्यंत आवश्यक विषय है। अगला क्वेश्चन है, नीचे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के विशिष्ट उत्तरदायित्वों को दर्शाते हुए सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर अनेक भूमिकाएं और कार्य दिए गए हैं। उन कथनों की पहचान करें जो इन मंत्रालय के उत्तरदायित्वों को दर्शाते हैं। दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनें। नंबर 1 है पेयजल और स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों का समग्र नीति निर्धारण का नियोजन, और नंबर 2 का पहला है में वर्णित कार्यक्रमों का वित्त पोषण, और नंबर 3 है चलाए गए कार्यक्रमों का समन्वयन, और नंबर 4 है उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर खाद्यान्न की आपूर्ति, नंबर 5 है शुदा शून्यता के लक्ष्य को प्राप्त करना, नंबर 6 है भारत के ग्रामीण अंचलों में स्वच्छ भारत अभियान को लागू करना, नंबर 7 है आवश्यक वस्तुओं को उपलब्धता और कीमतों की निगरानी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, नंबर 1, 2, 3 और 6। अगला क्वेश्चन है, वन कटान का परिणाम है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि सभी सही है। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ जाना, औषधीय पौधों की विलुप्ति, और सी है वर्षा चक्र का अनियमित हो जाना। ये तीनों ही सही हैं दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ जाना, औषधीय पौधों की विलुप्ति, वर्षा चक्र का नियमित हो जाना आदि वन कटान का परिणाम है। दुनिया भर में वनों की कटाई मानवीय गतिविधियों का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो जंगलों को तबाह करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ए दिया गया है, ग्रीन केमिस्ट्री से तात्पर्य है कि पर्यावरण तथा स्वास्थ्य विपरीत प्रभाव को कम करने या समाप्त करने के लिए रासायनिक उत्पाद तथा प्रक्रमों को पुनर्संरचना करने के लिए होता है। और बी दिया गया है, यूट्रोफिकेशन से जैव विविधता की क्रमिक हानि होती है। सी है DDT एक जैवक्षयी प्रदूषक है, और डी दिया गया है, स्ट्रेटोस्फीयर पृथ्वी के तल से लगभग 0 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, केवल ए और बी। चलिए
दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य और तथा पर्यावरण हेतु नवीन रासायनिक उत्पादों के विकास तथा पूर्व से उपलब्ध यौगिकों के प्रक्रियन में सुधार हेतु निर्मित कार्यक्रम ग्रीन केमिस्ट्री है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों सीधे व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों ये है सूची 1 और सूची 2, यानी कि परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसका सही हो जाएगा फोटो रासायनिक स्मॉग। पॉलीक्लोरोनेटेड बाइफिनाइल्स, इसका सही हो जाएगा ये जल प्रदूषक के लिए है। और कार्बन तथा सल्फर के लिए डाइऑक्साइड, तो ये अम्ल वर्षा के लिए है। और IR सक्रिय अणु, ग्लोबल वार्मिंग और कार्बनिक अपशिष्ट, परिष्करण संयंत्रों के अपशिष्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उनकी अनुमत सौर स्तर इकाइयों के साथ सही ढंग से मेल खाता है? तो दोस्तों नंबर 1 में दिया गया है औद्योगिक 90 dB, वाणिज्यिक 75 dB, आवासीय साइलेंस जोन और कोर्ट 55 dB। तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें सही देख लेते दोस्तों, औद्योगिक 75 dB, वाणिज्यिक 65 dB और आवासीय 55 dB और कोर्ट साइलेंस जोन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काले कार्बन का मूल्यांकन और इसका संघात किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, NINCCA। जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन पर भारतीय तंत्र यानी कि इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट की स्थापना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009 में की गई थी। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। नंबर 1 है जलवायु परिवर्तन के क्रियान्वयन की राष्ट्रीय स्तर पर समझ एवं ज्ञान विकसित करना। नंबर 2 है काले कार्बन का मूल्यांकन और इसका संघात। नंबर 3 है जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान हेतु घरेलू अनुसंधान को विकसित करना। नंबर 4 है निर्णय समर्थित तंत्र का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन ज़्यादातर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें भी पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1984 में। गैस त्रासदी पूरी दुनिया के औद्योगिक इतिहास की बहुत बड़ी दुर्घटना है और यह घटना 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भारत के MP यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस, उस गैस का नाम था दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट। कभी कभी इस गैस का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो गैस का भी नाम अच्छे से देख लीजिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था, जिससे हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए थे। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे और इसकी अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे।